हेलो एंड वेलकम टू कैलकुलस आईएएस। ये लेक्चर 3 है हिस्ट्री पीवाईक्यू का फॉर द बीपीएससी। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला बोल रहा है इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन। एकदम सही बात है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था टू सप्रेस द नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर, है ना, हु क्रिटिसाइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 1878 में लाया गया था और लॉर्ड लिटन उस टाइम था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये लाया गया था। इट कम टू बी नोन एज द गैजिंग एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैजिंग एक्ट भी कहते थे। सही बात है। द एक्ट वाज रिपेल्ड बाय द लॉर्ड रिपन, और बाद में लॉर्ड रिपन जब आया तो इसको रिपेल कर दिया गया 1882 में। 1882 में इसको रिपील कर दिया गया, है ना। तो इसको गैजिंग एक्ट क्यों कहते थे? ड्यू टू द सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। गैजिंग एक्ट इसलिए भी बोलते थे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता था। इस हिसाब से इसके तीनों को तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन 1870 के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट सही हैं? कितने स्टेटमेंट सही हैं तो समझ लेते हैं। तो लॉर्ड मायो के रिस्पेक्ट में इसमें स्टेटमेंट चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा चारों के चारों सही है। लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन 1870 के रिस्पेक्ट में पहला, इट इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, है ना। ये पहला स्टेप था जिसने बाइफरकेट किया सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को, है ना। सेंट्रल फाइनेंस अलग होगा एंड प्रोविंशियल फाइनेंस अलग होंगे। सेकंड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर द सर्टेन सर्विस, है ना। बोला जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे इनको पावर दिया गया कि ये किसी सर्टेन सर्विस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एकदम सही बात है। थर्ड, इट अटेम्प्टेड टू रिसाइट एग्जिस्टिंग इम्पार्शियलिटी, है ना। इसके अंदर जो लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन था इसने रेटिफाई करने का पावर दिया। इट अटेम्प्टेड टू रेटिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी, तो एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी था, इसको रेटिफाई किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस। एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस के ऊपर में फोकस करता था। तो इस पहला स्टेटमेंट हमने देखा कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस को अलग अलग किया, तो एकदम सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि सर्टेन सर्विस के ऊपर में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी था उसको रेटिफाई करने का पावर दिया गया। एंड चौथा, एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस के ऊपर में फोकस करने का पावर दिया गया, है ना। तो इस हिसाब से इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? तो लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 kicked off the process of financial decentralization in the British India. It separated the provincial finance from the central budget, transfer local service like education, sanitation, medical care to the local control, and aim to reduce the regional imbalance based on the actual administrative need. Question number 103. Which of the following were the reason of the failure of the revolt of 1857? है ना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सारे के सारे, इसके ऑप्शन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है। पहला, जो 1857 का रिवॉल्ट फेलियर होने के पीछे का रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन है कि द मिलिट्री सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश, है ना। तो मिलिट्री सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश, ये भी एक रीजन था। दूसरा, द रेबेल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड द आइडियोलॉजी। तो रेबेल के पास अपना यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी नहीं था। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो सारे इंडिया के जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे सारे मिलजुल करके काम नहीं कर रहे थे। सब कुछ ब्रिटिशर्स के सपोर्ट थे, कुछ उसके अगेंस्ट में थे, है ना। तो इस हिसाब से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रिटिशर्स के मिलिट्री सुपेरिटी बहुत हाई थी, इसकी वजह से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियाज के फ्रीडम स्ट्रगल के रिस्पेक्ट में इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, है ना। इसको अरेंज करने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले इसमें इंसिडेंट कौन सा होता है? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब होंगे? 1907 में हो जाएंगे। सूरत स्प्लिट कब होंगे? 1907 में होंगे। उसके बाद है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब होंगे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो जाएंगे 1909 में, है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो जाएंगे
1909 में। उसके बाद हो जाएगा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट कब हो जाएंगे? 1916 में। होम रूल मूवमेंट हो जाएंगे 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 में। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2413। 2413। Now talking about the question number 105. लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉर्ड लिटन जो है किस चीज से एसोसिएटेड नहीं थे? तो लॉर्ड लिटन वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, है ना। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था, है ना। तो कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। विच प्रपोज्ड अलाउइंग द इंडियन जज टू ट्राई द यूरोपियन इन द क्रिमिनल केसेस। इल्बर्ट बिल जो लाया गया, इसके तहत इंडियन जज को पावर दिया गया कि यूरोपियन यूरोपियन केस को भी ट्रायल कर सकते हैं। वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड लिटन के टाइम में नहीं आया था इल्बर्ट बिल। एक कब लाया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था। लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था, है ना। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था, इसीलिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है लॉर्ड लिटन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन स्ट्रेचे कमीशन ये लॉर्ड लिटन के टाइम में लाया गया था। आर्म एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम में लाया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 106। विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था? ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ये तो हमें पता ही है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर कब होते हैं? तो बैटल ऑफ बक्सर होते हैं 1764 में, है ना। 1764 में द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइंड इन द 1765 बिटवीन द मुगल इंपेरर शाह आलम सेकंड। एक तरफ शाह आलम सेकंड था, दूसरे तरफ रॉबर्ट क्लाइव था। ग्रांटिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी राइट ओवर द बंगाल, बिहार एंड द ओडिशा, है ना। तो ये ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 107। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक। पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल कहाँ पे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक में इन्होंने सबसे पहली बार 1918 में। अहमदाबाद स्ट्राइक कब है? 1918 में इन्होंने सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था, है ना। तो अहमदाबाद स्ट्राइक क्या था? तो ड्यूरिंग द अहमदाबाद स्ट्राइक इन 1918 महात्मा गांधी रिजॉर्टेड टू द वेरी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक to support the mill worker, granting a 35% wage hike and maintain their morale during the negotiation, है ना। बाद में किसके बीच में हुआ? तो वो देना चाहते थे 15%, ये लेना चाहते थे 35%। मतलब मिल ओनर 15%, फार्मर चाहते थे 35%, यानी कि बीच में मतलब वर्कर चाहते थे 35% का वेजेज इंक्रीज हो। तो नेगोशिएशन फाइनली कितने पे हुआ? 25% पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 108। In response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue, है ना। तो मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट के रिस्पॉन्स में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया टू एड्रेस दिस इशू? तो यहाँ पे स्टेप लिया गया, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी बनाया गया, है ना। तो चंपारण मूवमेंट में मास एजिटेशन के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक व्हिच स्टेप टू एड्रेस द इशू, है ना। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया था टू एड्रेस द चंपारण मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 109। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये लिस्ट 1 है ABC एंड लिस्ट 2 में 1 2 3 एंड 4। तो हमें इसको मैच करने हैं। तो कैसे मैच होगा? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किन से रिलेटेड है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में रिलेटेड है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज रिलेटेड टू द गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो ए का हो गया 2। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा इज रिलेटेड टू द देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा किनके साथ रिलेटेड है? देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ रिलेटेड है। एंड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इज रिलेटेड टू द राम मोहन रॉय, है ना। तो आत्मीय सभा इज रिलेटेड टू द राम मोहन रॉय, ठीक है। तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। कब इसको फाउंड किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो 1905 में किया गया था, है ना। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय द देवेंद्र नाथ टैगोर। कब? 1839 में। 1839 में
आत्मीय सभा वाज फाउंडेड इन 1815, है ना, वाज राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1815। क्वेश्चन नंबर 110, अंबाबाई, अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। अंबाबाई किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो सी बिलोंग टू द कर्नाटका, है ना। तो अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटका, है ना। तो अंबाबाई कौन थे? तो अंबाबाई वाज अ लीडिंग नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट फ्रॉम द कर्नाटक हु मैरिड ऑफ एट अ यंग एज, है ना, विडो ईयरली early and subsequently joined the picketing of the foreign cloth and the liquor shop during the civil disobedience movement, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने अच्छे खासे रूप में पार्टिसिपेट किया, है ना, फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करने में, लिकर शॉप को बाइकआउट करने में। याद रखेंगे अंबाबाई बिलोंग टू द कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 110, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, है ना। तो इसमें से कौन से ऐसे थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के मेंबर इसमें कौन नहीं थे, है ना। तो जे एंड्रयू वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैसे? 3 मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भेजा जाता है इंडिया में 1946 में। इसमें 3 मेंबर होते हैं। कंसिडर्ड द लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना। तो पी लॉरेंस, है ना, पेथिक लॉरेंस, पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर इसमें होते हैं, और एवी अलेक्जेंडर होते हैं, और कौन होते हैं? स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं, ना कि जे एंड्रयू होते हैं। तो राइट आंसर इसके कौन से हो जाएंगे? जे एंड्रयू वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 112, the Indian National Congress was founded on the basis of the safety valve theory to protect the British government from the threat. Which leader said that? है ना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस तरीके से फाउंड किया गया था, एज अ सेफ्टी वाल्व थ्योरी के रूप में इसको फाउंड किया गया था, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट, है ना। तो टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट, है ना। तो इंडियन पीपल से जो भी थ्रेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। ऐसा किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था, है ना। तो इसके बारे में जरा समझ लेते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर था। प्रीडोमेंटली यूज द सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन राइटिंग टू द यंग इंडिया to argue that A.O. Hume helped organize the Congress primarily to provide a safe outlet for a growing Indian public anger against the British rule, है ना। Now talking about the question number 113, which of the following Indian National Congress session the resolution related to the fundamental right were passed for the first time, है ना। बोला जा रहा है कि in which of the following Indian National Congress session, कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिजोल्यूशन को पहली बार पास किया गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कराची सेशन 1931, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कराची सेशन 1931, कराची सेशन 1931। तो प्रिसाइडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन 1931 को प्रिसाइड कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। द कराची सेशन ऑफ द 1931 passed a landmark resolution, adopted the charter on the fundamental right and the national economic program, है ना। Now talking about the question number 114, ये बिहार हिस्ट्री एंड कल्चर के सारे सवाल हैं, तो बात करते हैं। बोला जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज अ सुजिनी इन अ बिहार। सुजिनी का मतलब क्या है? सुजिनी एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। तो जरा समझ लेते हैं सुजिनी के बारे में। तो सुजिनी इज अ फेमस जीआई टैग ट्रेडिशनल quilting embroidery style originating from a Bihar, a traditionally repurposed old sari and the dhoti into the soft कुल्तीज विथ थीमेटिक नैरेटिव स्टिचेज, है ना। तो ओल्ड साड़ी धोती का इस्तेमाल करके सॉफ्ट सॉफ्ट कुल्टीज एक थीमेटिक नैरेटिव स्टिचेज बनाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सुजनी बोला जाता है, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। क्वेश्चन नंबर 115, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर के इसमें कितने स्टेटमेंट सही है ना। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा एंड चौथा गलत है। इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, है ना। एक सेकेंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो बांका डिस्ट्रिक्ट नहीं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। सेकंड, इट वाज एस्टैब्लिश बाय द किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, है ना। एक गलत स्टेटमेंट है, धर्मपाला ना कि है ना, किंग गोपाला वन, धर्मपाला के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तीसरा, द वज्रयाना सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के वज्रयाना सेक्ट फ्लरिश हुआ था यहाँ पे, हाँ ये बात सही है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वर टॉट हियर, एकदम सही बात है ना। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 116, बोला जा रहा है कि मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो मैथिली लैंग्वेज को कब डेवलप किया जाना शुरू हुआ, है ना। तो करनात डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मैथिली लैंग्वेज को डेवलप किया जाना शुरू हुआ, यानी कि गोल्डन एज ऑफ द मैथिली लिटरेचर बिगेन अंडर द स्टेबल पैट्रोनेज ऑफ द करनात डायनेस्टी ऑफ द मिथिला। मिथिला में करनात डायनेस्टी होता था, रूलिंग फ्रॉम द दरभंगा region during the legendary poet like the Jyotiswar Thakur and the later Vidyapath emerged. Question number 170. When when was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British rule India? है ना, तो इसके सबसे राइट आंसर हो जाएगा 1912। पहली बार बिहार सेपरेट किया गया बंगाल से, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 1912। क्वेश्चन नंबर 118, The cook, the cook from Bihar who served the Mahatma Gandhi life from a murder attempt by food poisoning in 1917 was, इसके राइट आंसर है बतक मियाँ। तो बोला जा रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा कुक है जो महात्मा गांधी को सेव किए थे, हु सेव महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग। 1917 में फूड पॉइजनिंग किया गया था, महात्मा गांधी को मारने की साजिश की गई थी। तो बिहार का कौन सा कुक है जो इनको प्रोटेक्ट किया था, तो राइट आंसर इज द बतक मियाँ, है ना। तो बतक मियाँ के बारे में अगर हम समझे तो बतक मियाँ ब्रेवली इग्नोर्ड द कमांड ऑफ एन इंडिगो प्लांटर टू पॉइजन द गांधी मिल्क ड्यूरिंग द हिस्टोरिक चंपारण इन्वेस्टिगेशन, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, बसकत मूवमेंट। बसकत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग द 1937 टू 1938 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? तो बसकत मूवमेंट, बक्सत बक्सत मूवमेंट जो बिहार में 1937 से लेकर के 1938 के बीच में लाया गया था, ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये बक्सत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में 1937 से लेकर के 1938 के बीच में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द बिहार पूर्व किसान सभा एंड द स्वामी सहजानंद सरस्वती टेनेंट फार्मर लॉन्च द एजिटेशन डिमांड द रिटर्न ऑफ द बक्सत लैंड tenancy and the lost during the rent default from the oppressive zamindar. तो बक्सत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 was organized by whom? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सॉरी इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 120, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory at the Patna in which year? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना फैक्ट्री कब डाला, तो 1632 में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its first factory at the Patna in which year? तो 1632 में। तो डच built their leading, है ना, ट्रेडिंग post along with the bank of the Ganga in Patna in 1632 primarily to procure minimum quality salt, pepper, opium and the textile. Question number 121, the Quit India movement in 1942 witnessed significant contribution from a leader of Bihar. Which prominent Bihar leader is known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement? तो right answer goes to the, है ना, श्री कृष्ण सिंह। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चलाया गया, विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर ऑफ द बिहार, बिहार के लीडर ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर वाज नोन एज द बिहार केसरी? बिहार केसरी किस प्रोमिनेंट लीडर को बोला जाता था? एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। द राइट आंसर गोज टू द श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह, a legendary first chief minister of the independent Bihar, was affectionately called the Bihar Kesari, Lion of Bihar, Lion of Bihar। 69th बीपीएससी के सारे सवाल हो गए। अब हम बात करें 70th बीपीएससी के बारे में। 70th बीपीएससी में सबसे पहले एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के सारे सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 122, which of the following ruler ruled Assam in the time of the हर्षा? हर्षा के टाइम में असम वाले रीजन को कौन रूल कर रहे थे, है ना? तो वर्मन भास्कर वर्मन वाज द रूलर हु वाज रूलिंग इन द एरिया ऑफ असम, है ना? तो कुमार भास्कर वर्मा वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द वर्मा डायनेस्टी ऑफ ऑफ असम। असम को क्या बोला जाता था? सॉरी, कुमारुप्पा। कुमारुप्पा, असम को कुमारुप्पा भी बोला जाता था। हु फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली डिप्लोमेटिक अलायंस विद द इंपेरर हर्षवर्धन ऑफ द कन्नौज। ठीक है, तो इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाया। भास्कर वर्मन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया था किसके साथ में? हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज के साथ में। क्वेश्चन नंबर 123, मैच द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द अस्त प्रधान सिस्टम ऑफ द मराठा रूलर। तो इसको मैच करने हैं, तो मैच कर लेते हैं इसको। 123, तो सचिव सचिव किसके साथ मैच किए जाएंगे? तो सचिव वाज द इंचार्ज ऑफ द करस्पॉन्डेंस। तो सचिव वाज इंचार्ज ऑफ द करस्पॉन्डेंस, तो ए के आंसर हो जाएंगे 2। पेशवा पेशवा किससे मैच किए जाएंगे? तो पेशवा वाज अ प्राइम मिनिस्टर। पेशवा वाज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। समंत वाज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो समंत फॉरेन मिनिस्टर। एंड द अमात्य अमात वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अमात वाज रिलेटेड टू द फाइनेंस मिनिस्टर। तो सचिव वाज रिलेटेड टू द इंचार्ज ऑफ द करस्पॉन्डेंस। पेशवा वाज अ प्राइम मिनिस्टर। समंत वाज अ फॉरेन मिनिस्टर। अमात्य वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो राइट आंसर इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, है ना? चाचनामा चाचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू द पर्सियन। तो चाचनामा को ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन में। किनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? तो राइट आंसर गोज टू द मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा चाचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू द पर्सियन। चाचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू द पर्सियन, है ना? तो चाचनामा क्या था? तो एक एंशियंट रिकॉर्ड कैप्चरिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सिंध एंड द अरब कॉन्क्वेस्ट एंड वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द 13th century by मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। क्वेश्चन नंबर 125, मालिक मलिक कफूर मालिक मालिक कफूर ऑल्सो नोन एज द हजर दीनान, इनको हम हजर दीनान भी कहते थे, वाज ब्राउट बाई होम। तो मलिक कफूर को हजर दीनान भी कहते थे, वाज ब्राउट बाई होम। तो राइट आंसर गोज टू द नुसरत खान। नुसरत खान सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नुसरत खान द जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी फोर्सबली परचेज द टैलेंटेड इनोच स्लेव मलिक काफूर ऑफ 1000 दिनार ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द गुजरात, है ना? तो नुसरत खान को खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1000 दिनार में, है ना? तो मलिक कफूर को हजार दिना दिनान भी कहते थे, क्योंकि इनको 1000 दिनार में खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द चेरा डायनेस्टी। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? तो करावूर या फिर करूर। करावूर या फिर करूर इज द राइट आंसर। The early Sangam age Chera ruler controlled part of the modern day Kerala and the western Tamil Nadu। केरल एंड वेस्टर्न तमिलनाडु में चेरा डायनेस्टी फैला हुआ था। चोल, चेर, पांड। चोल कहाँ पे था? एकदम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में चेरा डायनेस्टी है ना? सॉरी, चोल चोल जो था आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाले रीजन में चोल था। चेरा वाज कंसंट्रेटेड इन द केरल, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है तमिलनाडु का, वहां पे पांड था, है ना? तो कैपिटल ऑफ द चेरा डायनेस्टी वाज करावूर। करावूर इसका कहते थे। क्वेश्चन नंबर 127, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो आजीविका सेक्ट के रिस्पेक्ट में ए, बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए, बी एंड डी सही है, बाकी सी गलत है। ए कैसे सही है? तो मखाली घोषाल वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द आजीविका सेक्ट, एकदम सही बात है। सेकंड, सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वाज द नियति, दैट इज अ फेथ। तो फिलोसफी का सेंट्रल आइडिया क्या था? नियति, और नियति इसका फेथ था आजीविका सेक्ट का।
फोर्थ स्टेटमेंट, आजीविका हैड अ रेगुलर सभा फॉर द मीटिंग। आजीविका का एक रेगुलर सभा होता था अपने मीटिंग के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट गलत है कि द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द क्लास। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे सही पूछो तो डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे, इसलिए स्टेटमेंट सी हमारा गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128, कंसीडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमार कोसा। अमार कोसा लैंड के रिस्पेक्ट में इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, है ना? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, है ना? तो ऑप्शन ए, उर्वरा फर्टाइल, उर्वरा फर्टाइल, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द, कंसीडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमार कोसा, बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, अमार कोसा के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो उर्वरा फर्टाइल भी इसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, है ना? सेकंड, मारू, मारू डेजर्ट भी आ जाएंगे। और तीसरा, सदवला ग्रासी भी आ जाएंगे, है ना? तो अमार कोसा में तीनों तरीके के लैंड के बारे में बात किया गया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ए बी सी इसके तीनों राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 129, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग, है ना? प्रवर सेना, प्रवर सेना के रिस्पेक्ट में इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, प्रवर सेना के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव कैसे, जरा समझ लेते हैं। तो प्रवर सेना के रिस्पेक्ट में ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द वकाटका डायनेस्टी, है ना? तो प्रवर सेना, एकदम सही बात है कि वकाटका डायनेस्टी का एक रियल फाउंडर था। तो सेकंड, his empire extended from the Bundelkhand in the north to the southern in the south, टू द साउथ, ठीक है ना? तो प्रवर सेना वन के बारे में जरा समझ लेते हैं। तो प्रवर सेना वन वाज द एक्सेप्शनली पावरफुल मोनार्क ऑफ द वकाटका डायनेस्टी, he extended the kingdom from the central part to the Deccan, was a successor of the विद्या शक्ति, है ना? he succeeded the father king विद्या शक्ति, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद एंड परफॉर्म द मल्टीपल वैदिक सैक्रिफाइस डिटेल अक्रॉस द पुराना, है ना? और पुराना में भी इनके बारे में मेंशन है, तो मोर देन वन ऑफ द सही, मतलब इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फरेजी मूवमेंट। तो फरेजी मूवमेंट के फाउंडर के रूप में किनको जाना जाता है ना? तो हाजी, हाजी सैतरुतुल्ला, हाजी सैतरुतुल्ला को फर्जी मूवमेंट के फाउंडर के रूप में जाना जाता है ना? हाजी सैतरुतुल्ला, हाजी सैतरुतुल्ला फाउंडेड द फर्जी मूवमेंट इन द ईस्टर्न बंगाल इन द 1819 में। फर्जी मूवमेंट कब चलाया गया, 1819 में, टू पर्ज अन इस्लामिक प्रैक्टिस एंड डिफेंड द मुस्लिमिक, है ना, मुस्लिम पीजेंट राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटर एंड द जमींदार। क्वेश्चन नंबर 131, हु रोड द न्यू लैंप फॉर द ओल्ड, है ना? किसने न्यू लैंप फॉर द ओल्ड लिखा, न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने लिखा, तो औरबिंदो घोष ने लिखा, राइट आंसर इज द औरबिंदो घोष, है ना? तो श्री औरबिंदो घोष पेंड अ सीरीज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल टाइटल न्यू लैंप फॉर द ओल्ड इन द पब्लिकेशन इंदु प्रकाश 1893 में, to openly censure the moderate petition based at strategic of the Indian National Congress. Question number 132, Ramakrishna Mission, Ramakrishna Mission was founded by, Ramakrishna Mission किनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो राइट आंसर गोज टू द स्वामी विवेकानंद इन 1897, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोनों आंसर सेम है, स्वामी विवेकानंद, लेकिन ये 1899 में है, 1897, तो राइट आंसर गोज टू द स्वामी विवेकानंद इन 1897, रामकृष्ण मिशन, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद ऑफिशियली स्टैब्लिश द स्पिरिचुअल एंड द philanthropic organization द रामकृष्ण मिशन ऑन May 1, 1897, द बेलूर मठ नियर द कलकत्ता, नेमिंग इट आफ्टर द गुरु रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली, ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट किया, है ना? ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कब किया, 1911 में,
1911 में, 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 134, हु गिव द स्लोगन डू और डाई एंड वेन, है ना? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा स्लोगन दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो रहा था? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को दिया गया था, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, मैच करने हमें, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है ना? तो स्वदेशी सेवक होम, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर का में इसका हेडक्वार्टर था। तो स्वदेशी सेवक होम का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैंकूवर में, है ना? तो 1 का ए हो गया। यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस किसके साथ लिंक किए जाएंगे? एक सेकेंड स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस का हेडक्वार्टर कहाँ था? सेटेल में। उसके बाद है योंगतर आश्रम, योंगतर आश्रम कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में, योंगतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में। एंड आईएनए आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर रंगून में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना? तो मुस्लिम लीग ने कब ऑब्जर्व किया डायरेक्ट एक्शन डे को? डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड फॉर अ पैन इंडिया डायरेक्ट एक्शन डे ऑन द 16 अगस्त 1946 to show the strength of the Muslim demand for the Pakistan, which unfortunately triggered massive communal violence starting in the Calcutta. Question number 137, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, है ना? हमें मैच करने हैं एंड चूज द करेक्ट आंसर। एक तरफ न्यूज़पेपर है, दूसरी तरफ एडिटर है। तो फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान रिटेन बाय द, फ्री हिंदुस्तान रिटेड बाय द तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान रिटेड बाय द तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन वाज रिटेन बाय द महात्मा गांधी इन द साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय द दादा भाई नरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय द दादा भाई नरोजी। बंगाली, है ना? तो बंगाली वाज रिटेन बाय द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1 का डी, 1 डी में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है ना? फर्स्ट का डी, सेकंड ए, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ सी। क्वेश्चन नंबर 138, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें मैच करने हैं और चूज द करेक्ट आंसर। तो एक तरफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ फाउंडर है। तो एक तरफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ फाउंडर है, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। खाकसार मूवमेंट, है ना? तो खाकसार मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय द नैनीतुल्ला मसरकई, नैनीतुल्ला मसरकई, यानी कि इसके खाकसार के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय द, सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय द जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय द जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी के साथ मैच होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज स्टैब्लिश बाय द सुभाष चंद्र बोस, है ना? तो फर्स्ट का बी सी डी ए, बी सी डी ए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913, किसने हेड किया? हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913, है ना? तो राइट आंसर गोज टू द सी, ऑप्शन नंबर सी, सर ऑस्टिन कैम्बरलेन, सर ऑस्टिन कैम्बरलेन को जाता है। तो हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913, हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913, सर ऑस्टिन कैम्बरलेन, सर ऑस्टिन कैम्बरलेन को इसका क्रेडिट जाता है ना? तो सर ऑस्टिन कैम्बरलेन के बारे में जरा समझ लेते हैं। तो सर ऑस्टिन कैम्बरलेन, तो कैम्बरलेन कमीशन was appointed in 1913
under the chairmanship of the Sir Austin Chamberlain with a prominent economist J.M. Keynes serving as a member. क्वेश्चन नंबर 140 है ना. Which of the following was not one of the feature of the Government of India Act 1935? तो Government of India Act 1935 की इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो पहला फीचर नहीं है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकंस्ट्रक्शन इसके फीचर नहीं है. तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट one of the feature of the Government of India Act 1935? Reconstruction of the Governor General Executive Council was not the feature of the Government of India Act 1935. So reconstruction of the Executive Council was not a structural feature introduced in the Government of India Act 1935. The Act focused on the provincial autonomy. ये एक्ट फोकस करता था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, प्रपोजल फॉर द फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना. तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे. बाकी नेक्स्ट एक लेक्चर और बनेगा इसमें, जिसमें हम पूरी तरीके से हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू, पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यू हम कवर कर लेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद.